हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? तो आज करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 1.5 टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। स्टूडेंट्स, इस टेक्स्ट बुक में कितना सारा ऐसा है जो पूछा जा सकता है। ये है वो बेस है, इनके ऊपर पूरा केमिस्ट्री डिपेंड है, ऐसा माने तो चले। जैसे सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो भी एक बेस है। उसी तरह ये सारे लॉज भी है ना, वो एक बेस ही है। तो हमें बेस को पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो सबसे पहले, वैसे टेक्स्ट बुक में तो अलग अलग लॉ दिए, पर मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला लॉज जो आया था वही हम लेंगे, फर्स्ट लॉ जो आया था वो लेंगे। तो लॉ था वो डाल्टन एटॉमिक थियरी, तो उसको दिया है 1.6 टॉपिक। तो हम 1.6 टॉपिक ही ले लेते हैं। 1.6 टॉपिक में डाल्टन एटॉमिक थियरी, तो वो सबसे पहले आया था, तो उसको पहले लेते। जैसे डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट ने सबसे पहले, जो ग्रीक के फिलोसोफर थे, तो उन्होंने 1808 में सबसे पहले ये सारे के सारे लॉज को जिनके ऊपर डिपेंड है वो इनके ऊपर से दिया था। बराबर है। अभी जो लॉज डिपेंड है उनके, अ न्यू सिस्टम ऑफ, उन्होंने ये दिया था अ न्यू सिस्टम ऑफ। उन्होंने ये केमिस्ट्री को बोला था, केमिकल दे लो देते देते केमिकल फिलोसॉफी, ये उन्होंने दिया था उस टाइम। और उसके ऊपर से उन्होंने पहला लॉ दिया था, मैटर कंसिस्ट ऑफ इनविजिबल सिस्टम। मतलब कि मैटर है वो इतना छोटा है कि हम इजीली देख नहीं पा रहे, बट उससे छोटा कुछ भी नहीं है। मैटर मतलब एटम, बराबर है। मैटर के अंदर एटम है। मैटर मतलब, मान लो ये मेरे हाथ में पेन है, ये पेन का जो भी छोटा सा छोटा पार्टिकल, टाइनी पार्टिकल होगा, उसको हम एटम कहेंगे। जो टाइनी पार्टिकल, उसको एटम कहेंगे। उससे छोटा कुछ भी नहीं है, ये डाल्टन ने बताया था। बट डाल्टन का ये सेंटेंस ही फिर रॉन्ग पड़ा, क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देखा गया और उसको फाइंड किया गया। तो उनका ये सेंटेंस ही गलत था, बाकी सब तो छोटा सा छोटा पार्टिकल, जो टाइनी पार्टिकल है, उसने उसको एटम कहा। तो उसने क्या कहा? मैटर कंसिस्ट ऑफ इनविजिबल, मतलब वो देखे भी नहीं जा सकते उतने छोटे इंडिविजुअल एटम, मतलब छोटा सा छोटा पार्टिकल ये है। नाउ अब उसने ये बोला है सेकंड, कि ऑल एटम्स गिवन एलिमेंट्स हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी। मतलब कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की खुद की आइडेंटिटी अलग होगी, ऑक्सीजन की अलग होगी, नाइट्रोजन की अलग होगी। तो वो बोल रहे हैं अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग एलिमेंट, मतलब डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स जो हम लेंगे, तो उनकी आइडेंटिटी जो होगी या तो उनकी प्रॉपर्टीज है, वो दूसरा कोई एटम, एलिमेंट का एटम होगा, उनसे अलग होगी। मतलब कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज है, इनकी प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज से अलग होगी, और इन दोनों का मास भी अलग है। अभी हम देख रहे तो इनका मास 1 और इनका मास कितना बोला है? 16 बोला है ना। तो अभी ये होगा नाइट्रोजन का 14, मतलब हर एक का प्रॉपर्टी भी इन अलग अलग होगी, और इंडिविजुअल, और हर एक का मास भी अलग होगा। जैसे आपके क्लास में कोई अलग अलग स्टूडेंट से, आप हो, आपके फ्रेंड है, 3-4 फ्रेंड है, तो सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। सबके पढ़ने का तरीका, याद रखने का तरीका, राइटिंग के जो होती है स्किल, वो भी अलग अलग होती है। सबका मास अलग अलग है। तो ये डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट मास एंड अलग होगी, डिफरेंट होगी। देन थर्ड पॉइंट उन्होंने ये बना कि जब एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, तो एक कंपाउंड बनाते। जब कंपाउंड बनते तब उनका रेशियो फिक्स होता है। क्या फिक्स होता है? रेशियो फिक्स होता है। यस, यहाँ पे हाइड्रोजन का रेशियो 2:1 है। क्लियर ना स्टूडेंट्स? तो ये रेशियो फिक्स होता है।
क्लियर, CO2 1:2, तो इनका ये रेशियो फिक्स है, तो उन्होंने ये बताया। देन उसके बाद ये बताया, ये फोर्थ उन्होंने ये बताया कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम, मतलब कि एक केमिकल दूसरे केमिकल के साथ कोई अरेंज करता है तो न्यू ही कंपाउंड बनाते हैं। वैसा भी बनता है जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में अरेंज होके बॉन्ड बन के H2O एंड H2O2 भी बन सकता है। वो उसको मतलब ये दोनों में से ये दोनों बनेंगे। तो अब ये देखो H2 प्लस 1/2 इक्वल टू H2O बना, 1/2 O2 इक्वल टू H2O बना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे भी 2 है एटम, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 एटम कर दिया, क्योंकि 2 एटम को हमने हाफ कर दिया तो ये 1 एटम है। मतलब ये कहते हैं कि जब कोई कंपाउंड बनता है, तो जब रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बनता है, तो यहाँ पे कोई भी कंपाउंड या एटम को डिस्ट्रॉयड नहीं किया जाता, या तो उसको न्यू क्रिएट नहीं किया जाता है, सिर्फ एक में से दूसरे में कन्वर्ट किया जाता है। क्लियरली सुनो स्टूडेंट्स, यहाँ हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, सामने हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही मिलेगा। अगर मैंने यहाँ पे कोई कार्बन को नहीं इंक्लूड किया है, यहाँ ऐड नहीं किया है, तो यहाँ पे कार्बन मुझे नहीं मिलेगा। स्टूडेंट क्लियर है स्टूडेंट्स, मतलब कोई भी कंपाउंड को क्रिएट भी नहीं किया सकता और डिस्ट्रॉयड भी नहीं किया जाता, एक दूसरे में से कन्वर्ट किया जाता है। दिस इज केमिकल रिएक्शन। डाल्टन की ये थियरी है। आगे जो हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन करने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये थी डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। बराबर है, तो ये डाल्टन की एटॉमिक थियरी है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये इनके ऊपर से 1.5 नंबर जो भी हम कर रहे हैं ना, वो सारे के सारे लॉज आए हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, अभी वही आए हैं। क्लियर एकदम से, तो ये थियरी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ स्टूडेंट्स, एक मैं इसके साथ हम 1.5 करें इससे पहले एक और ले लेते हैं, टॉपिक ले लेते हैं। एटॉमिक मास का टॉपिक यहाँ पे बहुत बड़ा दिया है। एटॉमिक मास जो कि है 1.7 है, एटॉमिक एंड मोलिकुलर मास। तो यहाँ पे एटॉमिक मास में ले लेते हैं। एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो कि पहले ऐसा था कि कार्बन को ही माना गया था नेचुरल, ऐसा माना था कार्बन का नेचुरल है, मतलब वो ही एक ऐसा है कि इसको यूनिट बेस पे लिया जा रहा है। तो कार्बन का कितना है 12, बराबर है एटम्स, मतलब ए एटम्स मतलब AMU कार्बन का। अब उसकी कंपैरिजन में हाइड्रोजन का कितना है, तो हाइड्रोजन का है 1/12। क्लियर स्टूडेंट्स, तो हाइड्रोजन का इस तरह से मतलब 1/12 लिया गया, और 1 AMU कितना है कार्बन का 12 है। तो अभी 1 AMU इक्वल टू कितना है स्टूडेंट्स, तो 1 AMU इक्वल टू 1.66056 इंटू 10⁻20 -24 ग्राम। सो हाइड्रोजन का इसके ऊपर से लिया गया, तो हाइड्रोजन का कितना है, तो क्या हाइड्रोजन का है उसका देखा गया था 1/12, 1/12 मतलब 1.6736 इंटू 10⁻24 ग्राम्स ये मिला, क्योंकि कार्बन का 12 ले लिया था, और ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के बेस पे ये देखा गया था और मेजर करा गया था, और इसको ये एटॉमिक जो मास है उनसे डिवाइड किया 1.66056 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो हाइड्रोजन का मिला 1.008, बराबर है AMU। तो इसके बेस पे ये लिया गया कि हाइड्रोजन का 1 है। नाउ अब जो लिया गया है सारे एटॉमिक मास, तो वो उनके नंबर के ऊपर से, मतलब उनके अंदर प्रोटॉन जितने हैं और न्यूट्रॉन जितने हैं उनके बेस पे लिया गया है स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, कैसे लिया गया है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं उनके ऊपर से ये लिया गया है। नाउ देखते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स एग्जांपल लेते हैं कि हाइड्रोजन है, उनका
एटॉमिक मास 1 लिया क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन भी 1 है और न्यूट्रॉन 0 है, तो इसका 1 आया। नाउ अब कार्बन का कैलकुलेट करते हैं, सबका वैसा एक एग्जांपल लेते हैं। कार्बन का नंबर 6 है, तो इसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तो इसको बोला गया 12। क्लियर स्टूडेंट्स। सोडियम का लेते हैं, सबका वैसे ही लेना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एडिशन। क्लियर स्टूडेंट्स। सोडियम का नंबर 11 है, तो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एडिशन है, तो यहाँ पे प्रोटॉन तो 11 है पर न्यूट्रॉन 12 है। कैलकुलेट कर, तो उसका आया 11, 11, 22 एंड 23। क्लियर स्टूडेंट्स। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो एडिशन मिलता है उसको हम कहेंगे एटॉमिक मास। ये न्यू मेथड से इस तरह से कैलकुलेट किया गया। तो अब कोई भी एलिमेंट को लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे, लाइक दिस, सोडियम 11 नंबर यहाँ पे और एटॉमिक मास 23 यहाँ पे, तो इसको किया गया है, इसको कहेंगे जेड। जेड मीन्स प्रोटॉन, मतलब उसका नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स। Z इक्वल टू एटॉमिक नंबर, और इसको क्या किया गया है, ए इक्वल टू एटॉमिक मास। क्लियर स्टूडेंट्स। इस तरह से लिया गया, बट हर एक में ऐसा नहीं होता। जैसे कि कार्बन है, तो कार्बन के अंदर क्या है, हर एक कार्बन में ये न्यूट्रॉन 6 नहीं होता, कोई कोई कार्बन में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करे जाए तो 6 + 7 होते हैं, तो कार्बन 13 भी मिलता है। उसी तरह कार्बन का भी है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करते तो 6 + 8 भी होता है, तो ये 14 पे। तो इनको कहते हैं, कार्बन अलग अलग तरीके के ऐसे एटॉमिक मास वाले मिलते हैं, जैसे कि कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। उसी तरह हाइड्रोजन का होता है, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। यहाँ प्रोटॉन, यहाँ पे 1 प्रोटॉन 1 प्रोटॉन 1 पी, यहाँ पे न्यूट्रॉन 0, 1 एंड 2। क्लियर स्टूडेंट्स। ये न्यूट्रॉन है, तो इसको हाइड्रोजन, इसको 2 है तो ड्यूटेरियम, इसको ट्रिटियम कहते हैं। तो ये सब है जो उसका नंबर सेम है 666। अगर नंबर चेंज हो गया तो एलिमेंट चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगर 7 नंबर कर दिया तो ये कार्बन नहीं रहेगा, नाइट्रोजन बना जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जिसके नंबर सेम है पर उसके मासेस अलग है तो उसको बोलते हैं आइसोटॉप। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज आइसोटॉप। क्लियर स्टूडेंट्स, दिस इज आइसोटॉप्स। इसको आइसोटॉप बोला जाता है। क्लियर। एकदम से ऐसे कार्बन के, हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन के, यूरेनियम के, नाइट्रोजन के, फिर क्लोरीन के, सब के आइसोटॉप होते हैं ना। एक ऐसा भी होता है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, पोटेशियम जिसका नंबर है 19 एंड कैल्शियम का नंबर है 20। अब देखो पोटेशियम का क्या है, तो पोटेशियम का 38 होना चाहिए पर इसका मिलता है 40, और इसका भी 40 होता है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से भी बनते हैं कि जहां पे ये नंबर अलग अलग है, ये सेम है, तो उनको बोला जाता है आइसोमर। क्लियर स्टूडेंट्स। आइसोटॉप एंड आइसोमर दो लिए जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। आइसोटॉप एंड आइसोबार भी बोला जाता है इसको स्टूडेंट, आइसोबार, जहां पे ये नंबर अलग अलग है स्टूडेंट्स, ये नंबर। बट कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि प्रोटॉन के नंबर सेम होते हैं, और सॉरी ये जो मासेस है उनमें टोटल मास सेम होता है बट ये अलग अलग होते हैं, तो उनको बोलता है आइसोबार। क्लियर स्टूडेंट्स। आइसोटॉप एंड आइसोबार एकदम से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट में है लॉज आएंगे, देन उसके बाद लॉज के बाद अभी जो आएंगे वो होंगे 1 by 1 मोलिकुलर मास को फाइंड करना, फॉर्मूला मास को फाइंड करना, ये सब आएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ मोलिकुलर मास को फाइंड करना और फॉर्मूला मास को फाइंड करने का एक एक एग्जांपल हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। बट ये जो है, ये अगर ये जो हमें आता होगा एटॉमिक मास, तो हम इजीली मोलिकुलर मास एंड फॉर्मूला मास को इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। तो इतना इजी है स्टूडेंट्स ये टॉपिक। तो कल हमारे ये टॉपिक होंगे मोलिकुलर मास एंड, तो आज का हमारा टॉपिक वैसे लेना था हमें लॉज,
बट लॉज तो एक साइड रह गया हमारा, और हमने पहले एटॉमिक थियरी ले ली और उसके ऊपर से मास को भी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख लिए। तो कल पहले है ना, नेक्स्ट लेक्चर में हम पहले लॉज लेते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, लॉज को हम पढ़ते हैं। नाउ टेक केयर, बाय स्टूडेंट्स।